वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लासेस। इस समय हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का थर्ड लेसन पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है वैद्युत रसायन। हमारे पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है वैद्युत रसायन, जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर को कवर किया था। सॉलिड स्टेट में भी थोड़ा पोर्शन रह गया, उसको हम बाद में उसी में ऐड कर देंगे। और हमने कुछ आईपीएससी के भी वीडियो उस पर अपलोड किए अपने चैनल पे। तो जो बच्चे अब हमसे नए जुड़ रहे हैं वो हमारे पुराने वीडियो जरूर देखते रहें, जिससे उनका एक पाठ्यक्रम का क्रम बना रहेगा। आइए आज हम समझते हैं ये वैद्युत रसायन। जैसा कि हमने बोर्ड पर लिख रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रो होता है और दूसरा केमिस्ट्री शब्द है। अगर हम इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा से लें, इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वैद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर हम वैद्युत ऊर्जा से लें, और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी का मतलब रासायनिक ऊर्जा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रो का मतलब अगर हम वैद्युत ऊर्जा से ले लें और केमिस्ट्री का मतलब रासायनिक ऊर्जा से ले लें, तो एक परिभाषा बन जाएगी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन कहते हैं। तो इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आता है वो इलेक्ट्रोड होता है। आइए इलेक्ट्रोड को समझते हैं। हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड की परिभाषा लिखी हुई है, आइए इसको समझते हैं। जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो धातु की क्षण तथा विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार की आवेशित क्षण को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनके कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो उस क्षण पे या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या फिर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब वो क्षण जिस पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है उसे हम इलेक्ट्रोड कह देते हैं। तो आप लोग इलेक्ट्रोड की परिभाषा समझ गए होंगे कि वो क्षण जिस पर धनावेश या ऋणावेश होता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसी क्रम में जो हमारा टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव आता है। अब इलेक्ट्रोड तो हमने पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये सब इसी से रिलेटेड है। तो आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड विभव। हमने परिभाषा लिख रखी है इलेक्ट्रोड विभव की, आइए इसको समझते हैं। जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। ये परिभाषा हमने इलेक्ट्रोड में भी पढ़ी थी कि जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो धातु की क्षण पर या तो पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है। अतः धातु की क्षण तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इनके कहने का मतलब ये है कि जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, जो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे इलेक्ट्रोड विभव कह देते हैं। अब इसको एक फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे ये हमारी कोई धातु की क्षण है और इस क्षण को हम उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो देंगे, और ये हमने कोई पात्र ले लिया है। अब ये क्षण हमारी जिंक धातु की है, तो हमने इसमें जिंक सल्फेट का विलयन ले रखा है। जिस धातु की क्षण होगी उसी धातु के लवण का विलयन प्रयुक्त करते हैं। अगर ये जिंक धातु की क्षण है तो हम इसमें जिंक सल्फेट का विलयन लेंगे। जब इस क्षण को इस विलयन में डुबोएंगे, तो इस क्षण और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कह देंगे, और इस क्षण को हम इलेक्ट्रोड कह देते हैं। ये क्षण हमारी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोड, और क्षण और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इसी क्रम में एक हेडिंग और आती है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसमें एक शब्द जुड़ जाता है मानक, अब उसको भी समझ लेते हैं। अब हमने यहाँ पे जो हेडिंग लिख रखी है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है।
ये मानक का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये मानक क्या होता है? मानक का मतलब एक नियत ताप होता है। जैसे हम यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस ताप ले लें, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और पूरी परिभाषा वही हो जाएगी। केवल मानक शब्द जुड़ने से ये 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शब्द जुड़ गया। अब परिभाषा क्या हो गई? मानक इलेक्ट्रोड विभव। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कह देते हैं। तो ये हमारी दोनों थ्योरी के डिफरेंस हो गए, एक इलेक्ट्रोड विभव, एक मानक इलेक्ट्रोड विभव और एक इलेक्ट्रोड। एक बार फिर सबको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है? किसी धातु की धनावेशित या ऋणावेशित क्षण को इलेक्ट्रोड कह देते हैं। और जब किसी धातु की क्षण किसी विलयन में डुबोई जाती है तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और यदि यही प्रक्रिया 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है तो इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव के कुछ प्रकार भी होते हैं, उसमें दो मुख्य हैं। एक धातु आयन इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है गैसीय इलेक्ट्रोड। तो आइए समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोड के प्रकार क्या हैं। हमने यहाँ पर धातु इलेक्ट्रोड के प्रकार लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है धातु इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है? परिभाषा वही इलेक्ट्रोड की है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो देते हैं तो धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उस विभवांतर को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। और धातु की इस छड़ को हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोड। और जब दोनों धातु की छड़ है, धातु के लवण का विलयन है, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को हम धातु इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी ये भी धातु है, ये भी धातु का लवण है। जैसे ये कापर की छड़ है तो यहाँ पर ये कापर सल्फेट का विलयन है, दोनों धातु से रिलेटेड हैं, इसलिए धातु इलेक्ट्रोड हो जाएगा। अब दूसरा पढ़ लेते हैं गैस इलेक्ट्रोड। यहाँ पर हमने दूसरी परिभाषा लिख रखी है गैस इलेक्ट्रोड की। गैस इलेक्ट्रोड हेडिंग डाल रखी है। अब इसको समझते हैं कि गैस इलेक्ट्रोड होता क्या है। इसमें जब किसी धातु की क्षण को अब वो क्षण आपकी अक्रिय होगी, अक्रियशील धातु जैसे प्लेटिनम की उपस्थिति में गैसीय तत्व और उसके आयनों के मध्य जो इलेक्ट्रोड बनता है उसे गैस इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ पर हमने प्लेटिनम की छड़ ली है और ये छड़ अक्रिय है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटिनम क्रिया नहीं करता है। अब प्लेटिनम क्रिया नहीं करेगा तो प्लेटिनम की छड़ अक्रिय हो गई। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में हमने डुबो दिया, जिसके कारण ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण करेगी, क्योंकि इस क्षण पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी और ये हमारा इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन यानी गैस इलेक्ट्रोड हो जाएगा, जिसको हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर और भी इलेक्ट्रोड दिए गए हैं। एक ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड होता है, कुछ ऐसा एक इलेक्ट्रोड जिस पर मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों विक्रियाएं हों। धातु की वह छड़ जिस पर ऑक्सीकरण की भी अभिक्रिया हो, अपचयन की भी अभिक्रिया हो, ऐसे इलेक्ट्रोड को हम रेडॉक्स इलेक्ट्रोड या ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड कह देते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रोड ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आता है वो विद्युत रासायनिक सेल आता है। अब इसे समझना है। हमने विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा लिखी हुई है। वह निकाय जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे होते हैं या भिन्न भिन्न विलयनों में डूबे होने पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब इन्होंने जो परिभाषा बताई उसको समझ लेते हैं। इन्होंने ये कह दिया कि दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। एक इलेक्ट्रोड हमने ये ले लिया और दूसरा इलेक्ट्रोड हमने ये ले लिया, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हैं तो ये पूरा सिस्टम सेल कहलाता है। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। इसको हम सेल कह देंगे। और ये कौन सा सेल है? विद्युत रासायनिक सेल। ये पहली परिभाषा। और अथवा करके इसमें या लगा है। और दोबारा से इन्होंने कहा कि अगर भिन्न भिन्न विलयनों में डूबे हैं
एक तो इलेक्ट्रोड इसमें डूब गया और दूसरा इलेक्ट्रोड हम दूसरे किसी पात्र में डुबो देते हैं, एक इसमें हमने डुबो दिया। तो एक तो परिभाषा थी कि जब दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हों, और दूसरी परिभाषा ये है कि अगर भिन्न भिन्न विलयनों में ये डूबे हैं तो फिर ये एक दूसरे से जुड़े हों। ऐसे करके इनको हम एक दूसरे से जोड़ देते हैं। अब ये आपका विद्युत रासायनिक सेल है, ये विद्युत रासायनिक सेल है। तो आप लोग समझ गए होंगे इनकी परिभाषाएं। एक तो ये दोनों विद्युत रासायनिक सेल हैं, एक तो ये पहला फिगर है और ये दूसरा फिगर है। अब विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषाएं क्या है एक बार फिर समझ लेते हैं कि वह निकाय जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हों, इसमें दो इलेक्ट्रोड हमने एक ही विलयन में डुबो दिए हैं, अथवा दूसरा कह रहा है कि भिन्न भिन्न विलयनों में डूबे होने पर एक दूसरे से जुड़े हों, इनको हमने अलग अलग विलयनों में डुबो दिया, बाद में एक वायर के द्वारा, तार के द्वारा, सेतु के द्वारा हमने एक दूसरे से जोड़ दिया। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो ये विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा हो गई। तो ये विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा हो गई। अब इसके जो प्रकार हैं, जैसे गैल्वेनी सेल है, शुष्क सेल है, लेक्लांसी सेल है, तो ये सारे हमारे यूपी पैटर्न के पाठ्यक्रम में जो 30% का कोर्स कम हुआ है तो उसमें ये हटा दिए गए। तो हमको सीधे विद्युत रासायनिक श्रेणी पर जाना है और इसे ही पढ़ना है। तो आइए समझते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। हमने यहाँ पर एक परिभाषा लिख रखी है विद्युत रासायनिक श्रेणी की, तो इसको पढ़ते हैं। विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यह परिभाषा है इसकी। तो परिभाषा में क्या बताया गया, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कह देते हैं। अभी हमने क्या बताया था, पहले कोई किसी धातु की छड़ को लेते हैं, उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो देते हैं, तो उस पर विभवांतर देखते हैं कितना है। तो ऐसे करके जो विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, उसके बाद जो हमको सीरीज प्राप्त होगी उसको हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कह देते हैं। और इस श्रेणी को हमको लिखना है, फिर इसको याद करना है। तो समझते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी का हमारा सबसे पहला तत्व लिथियम है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। ये जो सीरीज लिख रहे हैं ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। आयरन, इसके बाद में जो हमारा एलिमेंट आता है ये Pb है। Pb का मतलब आप समझ रहे हैं लेड। इसके बाद में हाइड्रोजन आता है और यहाँ से हाइड्रोजन के बाद में उससे जो नीचे के तत्व, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 0 होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व हैं इनके सबके मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होते हैं। हाइड्रोजन का 0 है, इसके बाद धनात्मक हो जाते हैं। तो इसके बाद में अब इधर नीचे जगह नहीं तो इधर लिख रहे हैं तो ये हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है। और इसमें कुछ चीज़ें ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती हैं और कुछ चीज़ें ऊपर से नीचे जाने पर घटती हैं। इसमें जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, और इससे ऊपर जितने भी तत्व हैं इनके सबके मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक। और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी तत्व आते हैं उनके सबके मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होते हैं। तो ये हाइड्रोजन से नीचे है तो इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होंगे। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब कुछ चीज़ें ऊपर से नीचे जाने पर घटती हैं और कुछ चीज़ें ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती हैं, तो इनको भी समझ लेते हैं।
तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसको हमने दोबारा से लिखा है एक सीधी लाइन में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें ये हाइड्रोजन होता है और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, और इससे ऊपर जितने भी तत्व हैं इनके सबके मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होते हैं, यानी 0 से कम होते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे जितने हैं इनके सबके मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। लेकिन जो आजकल बुकें आ रही इसमें हैलोजन को हटा दिया गया है। हैलोजन इसमें कौन कौन से हैं? आयोडीन, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में क्लोरीन और ये फ्लोरीन। ये 4 तत्व हटाए गए हैं क्योंकि इनमें जो प्रॉपर्टी है, कहीं आक्सीकारक क्षमता या अपचायक क्षमता या सक्रियता की बात करें तो बाकी तत्वों में जो ऊपर वाले जितने भी ये तत्व हैं इनकी सबकी सक्रियता अधिक होती है, और निचले जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की सक्रियता अधिक होगी, और उससे नीचे जितने भी तत्व हैं एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, इनकी सबकी सक्रियता ऊपर वाले तत्व से कम होती है। यानी जो तत्व ऊपर है उसकी सक्रियता ज़्यादा होगी, जो तत्व नीचे है उसकी सक्रियता कम होती है। लेकिन इन हैलोजनों में ऐसा नहीं होता है। हैलोजन में जो निचले तत्व हैं उनकी संयोजकता ज़्यादा होती है, और ऊपर वाले तत्वों की संयोजकता नहीं बल्कि सक्रियता ज़्यादा होती है। और जो ऊपर वाले तत्व हैं, ये 4 की बात करते हैं, कौन कौन से? हैलोजन। और हैलोजन में आते कौन कौन से हैं? एक तो हमारा फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमारे 4 कंपाउंड है, इनकी सक्रियता अलग होती है। इसलिए जो आजकल की नई बुक्स आई हुई हैं इनमें ये हैलोजन को हटा दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई। अब इसमें कुछ चीज़ें ऊपर से नीचे जाने पर घटती हैं और कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, तो आइए इनको समझते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें बोर्ड पे लिखी हुई हैं, जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव केवल बढ़ेंगे, और रासायनिक सक्रियता का घटता क्रम, यानी जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर वाली धातु की रासायनिक सक्रियता ज़्यादा होगी, नीचे वाली धातु की रासायनिक सक्रियता कम होगी। उसी तरीके से अगर हम अपचायक क्षमता की बात करते हैं तो जो ऊपर वाली धातुएं हैं उनकी अपचायक क्षमता ज़्यादा होगी, और जो नीचे वाली धातुएं हैं उनकी अपचायक क्षमता कम होगी। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी जो आप लोगों ने पढ़ी, इस पे सवाल आते हैं कि जैसे लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका नीला रंग गायब हो जाता है, क्यों? तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं एक सक्रियता पर आधारित हैं। इनको भी पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी पर एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना जरूरी है, याद करें आप लोग। और इस श्रेणी पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको समझते हैं। कुछ आ जाते हैं कि अभिक्रियाएं संभव हैं या नहीं, उनको भी समझ लेते हैं। हमने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है CuSO4 प्लस Fe, एरो लगाएंगे, FeSO4 प्लस Cu। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे ये अभिक्रिया हो सकती है या नहीं। इनके कहने का मतलब है ये कॉपर की जगह ये आयरन आ सकता है या नहीं। अगर आयरन इसकी जगह आ जाए तो ये क्या हो गया? FeSO4, अकेला Cu बचा, वो निकल गया। अब ये अभिक्रिया सही है या गलत है, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी पे आते हैं। इसमें देखते हैं कि कॉपर कहाँ है, तो ये हमारा कॉपर हो गया, और ये Fe आयरन कहाँ है? आयरन कहीं ऊपर होगा, ये। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम ये देखते हैं कि आयरन का स्थान ऊपर है और कॉपर का स्थान नीचे है। हमने बताया था जो ऊपर वाली धातु होती है वो ज़्यादा सक्रिय होती है, जो नीचे वाली धातु है वो कम सक्रिय होगी। यानी आयरन की सक्रियता कॉपर से ज़्यादा होगी तो आयरन कॉपर की जगह पे आ जाएगा और उसको हटा देगा। इनके कहने का मतलब ये है जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो सीनियर हैं और जो नीचे वाले एलिमेंट है वो जूनियर हैं। इसका मतलब क्या होता है, सीनियर जूनियर का स्थान ग्रहण कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जो नीचे वाले तत्व हैं वो ऊपर नहीं जा सकते हैं, बल्कि ऊपर वाले तत्व नीचे वाले तत्व के विलयन से उनको विस्थापित कर देंगे। अगर यही अभिक्रिया अपोजिट होती, अगर यही अभिक्रिया लिखी होती, यहाँ पे हम लिख देते FeSO4 और प्लस Cu, तो आगे क्या होता, ये कॉपर जो है आयरन की जगह पर नहीं आता और यहाँ पर लिखना पड़ता कोई अभिक्रिया नहीं। तो ये लिखना पड़ता कोई अभिक्रिया नहीं, इसका मतलब नो रिएक्शन। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं हो सकती, ये संभव ही नहीं है कि हम आगे ये लिख दें
CuSO4 प्लस Fe, तो रिएक्शन गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर यहाँ पर आ ही नहीं सकता है, तो अभिक्रिया नहीं होगी। जब अभिक्रिया नहीं होगी तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं या नो रिएक्शन, ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये हमारा एक विद्युत रासायनिक श्रेणी पे क्वेश्चन है कि यही पूछा जाता है। ये पहला वाला जो क्वेश्चन है ये पूछ लेते हैं, कॉपर सल्फेट का जली विलय नीला होता है, लोहे की कील डाल देंगे तो होगा कि कॉपर निकल जाएगा और कॉपर के निकलने से उसका नीला रंग गायब हो जाता है। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए एक और हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल कोई विलयन है और इसकी जिंक धातु से क्रिया कराएंगे, तो आपसे पूछ लेंगे ये विक्रिया संभव है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जिंक को हाइड्रोजन की जगह ले आएंगे तो ZnSO4 हो जाएगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा H2। अब ये कैसे होगा, अब आपसे पूछ लिया अभिक्रिया संभव है या नहीं, तो अभिक्रिया संभव है। क्यों? क्योंकि फिर वही देखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में किसका स्थान ऊपर है और किसका स्थान नीचे। अगर ये दो चीजें क्लियर हो जाएं तो सबसे पहले हम देखते हैं जिंक कहाँ पे है, तो जिंक यहाँ पर है और फिर हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब जिंक का स्थान ऊपर है, हाइड्रोजन का स्थान नीचे है, तो जिंक इसकी जगह पर आ जाएगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, स्वयं उसकी जगह ले लेगा और ये जिंक सल्फेट बना लेगा। इसका मतलब ये अभिक्रिया संभव है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। कारण सहित बताइए अभिक्रिया संभव है या नहीं है। अगर तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है तो उसको हटा देगा और नीचे है तो उसको नहीं हटा पाएगा।